हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज हम करने जा रहे हैं बॉर्डर मैनेजमेंट का टॉपिक। हमने फर्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू लिया था नेशनल सिक्योरिटी का। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो होगा बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप इसको करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देखते हो बॉर्डर मैनेजमेंट से कॉम्प्लेक्स टास्क एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, आई होप उसे इसको करके आप उसे कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर पाओ। एटलीस्ट इतना तो हो कि आपको उसमें से अच्छे खासे डिसेंट मार्क्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके रेडी टू मेक नोट्स है। अगर आपको किसी को लगता है कि हमें कैसे करना है तो पॉज करिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर एक पेज लेके बैठिए, क्योंकि बीच में बताते बताते भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं बताऊंगी और वो इस पीपीटी में मेंशन नहीं है, तो आप वो उसी टाइम पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। और उसी 1 पेज नोट्स में जो भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं और आपको लगता है कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है या अंदर जो हम सब टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, तो आपको वो तुरंत उसी टाइम पे उसी पेज में स्टिकी नोट्स डाल के या कैसे भी स्पेस छोड़ के वहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपके 1 पेज नोट्स तैयार होते हैं। सब टॉपिक्स के ऊपर इस तरीके से आपको 1 पेज में नोट्स अपने रेडी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमें बॉर्डर मैनेजमेंट के की स्टैटिस्टिक्स देखने होंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब एक इंट्रो में हेल्प करती है। तो इसमें आप देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंड बॉर्डर बताया इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है। हाँ, पेपर 1 से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करके बताइए। सबसे पहले तो इन कंट्रीज को अरेंज करिए, सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया किसके साथ शेयर करता है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे ज़्यादा से सबसे कम, इस तरीके से आपको अरेंज करके आंसर देना है। फिर इंडिया की कोस्ट लाइन बताई हुई है, क्योंकि देखो बॉर्डर मैनेजमेंट में 2 टॉपिक है। एक तो हो गया है लैंड बॉर्डर, एक हो गया है कोस्टल बॉर्डर। हमारे बॉर्डर्स भी इसी में आते हैं, तो हम इसी में कवर करेंगे। हो सका तो आज करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ये आपको पता होना चाहिए ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये आपके पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका पेपर 2 में आपको एज एन यूज़ करने हैं, एज ए डेटा, एज एन एग्जाम्पल। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। बट हाँ, आप मुझे बताइए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और एक चीज़ और, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, आप ये भी बताइए। दोनों चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट इज हमारा जो लैंड बॉर्डर है दैट फॉलोज 1 बॉर्डर 1 फोर्स प्रिंसिपल। सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे BSF है, ऐसे ही इंडिया चाइना के बॉर्डर पे एक फोर्स है, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे एक फोर्स है। अलग अलग फोर्स है, एक बॉर्डर पे एक फोर्स है। तो ये कई बार मतलब कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट इज अगर कोई भी क्वेश्चन आए और मैंने आपको बताया आपको एक कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको कोई कोड चाहिए, या तो एंडिंग में देना है आपको या स्टार्टिंग में देना है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड एक कोड डालने की बात हुई थी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाला कोड है। Our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. तो ऐसे कोड्स आपको देखने हैं। आपको कहीं से भी हर टॉपिक के ऊपर एक एक कोड्स मिल जाए, आप वो ऐड कर लो अपनी नोट्स में। नेक्स्ट इज इश्यूज रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट। जितने भी इशू है हमने उसे बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड करा है। 3 नहीं, हमने उसमें 5 में डिवाइड करा है। या तो वो इशू अपने आप में प्रॉपर पूरा इशू आ सकता है, प्रॉपर पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, या फिर सब टॉपिक भी इसके इशू में ही निकल के आ सकते हैं और उन्हीं पे बेस इसके सॉल्यूशन है। बहुत इजी इजी टॉपिक है पेपर 2 का अटेम्प्ट करने के लिए, बस कंटेंट नहीं मिल पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जो लास्ट फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो हम एट द एंड ऑफ द वीक हम डिस्कस करेंगे उसे। सबसे पहला इशू आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू में सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट में वो ही नहीं है। जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, वो एब्सेंट है। हमें बॉर्डर आउटपोस्ट चाहिए, ऑल वेदर फंक्शनिंग बॉर्डर आउटपोस्ट चाहिए, वो भी नहीं है। आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रॉपर नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो सबसे पहला इशू हमने इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर इशू रखा है। तो अब देखिए पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आएगा, फेंसिंग,
रोड्स, ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट एंड एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। आपके पास जैसे ये स्टेटमेंट दी तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये डेटा दिया है, ये स्टेटमेंट दी तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये डेटा दिया है। हर स्टेटमेंट को देने के लिए या तो आपके पास कोई डेटा होना चाहिए या एग्जाम्पल होना चाहिए। ऐसे खाली प्लेन स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। एग्जाम्पल लिख दो, वन वर्ड एग्जाम्पल, अगर कोई याद आ रहा है तो वो भी मेंशन कर दो, कोई बात नहीं। तो 2019 कैग रिपोर्ट है हमारे पास विच हाईलाइटेड दैट मेनी प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द बीआरओ वर नॉट कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम लीडिंग टू कॉस्ट ओवररन। जैसे बहुत प्रॉब्लम ये आती है, जो बॉर्डर एरिया है ना वहाँ पे एक टास्क कंप्लीट करना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम सोचते हैं 2012 तक सपोज टारगेट था, वो 12 कब 20 में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। एक तो टेरेन डिफिकल्ट है, जैसे हिमालयाज में कोई बॉर्डर रोड में कंस्ट्रक्शन करना वो अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, तो वो कॉस्ट ओवररन भी हो जाती है। कहाँ पे 100 करोड़ एलोकेट करे थे वो कब 150 करोड़ निकल गए पता ही नहीं चला। तो ये एक पॉइंट है। फिर है डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये इसी का सब पॉइंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमएचए और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। बहुत जगह पे ऐसी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखोगे तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है, वहाँ पे बहुत ऐसी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस कभी कभार इतना स्ट्रेच हो जाता है कि वो मिलता ही नहीं है या फिर बहुत टाइम बाद मिलता है। तो ये एक डिले का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टेरेन। नॉर्थ में अपनी एक प्रॉब्लम है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर हिमालयाज है वहाँ पे। वेस्ट में अपनी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे डेजर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक अलग प्रॉब्लम है, वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो हर जगह पे अपनी एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में बॉर्डर एरिया पे टोपोग्राफी ही ऐसी है। तो ये एक पॉइंट है। तो जो मैनुअल पेट्रोलिंग है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपको अपने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लिखा है तो आपको बताना है कि उसमें है क्या। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है, एक वर्ड में ही बता रखा है, फेंसिंग, रोड्स, बॉर्डर आउटपोस्ट, यही सब बता रखा है। जैसे यहाँ पे बताया कि डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो डिफ़िकल्ट टेरेन से होता क्या है, क्या दिक्कत होती है? मैनुअल पेट्रोलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इस तरीके से ही अपना आंसर और अपनी स्टेटमेंट फ्रेम करनी है, बिल्कुल ईज़ी वे में। लास्ट है इनएडुकेट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अफेक्ट करता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को और रिस्पॉन्स टाइम को। जैसे कि जैसे दौलत बेग ओल्दी रोड लद्दाख में अब बन रही है, उसके बनने से पहले आई एम टॉकिंग अबाउट प्री 2000 ईरा, उससे भी पहले या फिर उस स्ट्रेच में जाने के लिए कोई स्कोप नहीं था। जैसे हम चाइना की बात करते हैं, हम बोलते हैं चाइना आज एशियन सुपर पावर की तरह काउंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने आप को बिल्ड करा है, स्क्रैच से बिल्ड करा है उसने अपने आप को। बॉर्डर एरिया में उसने इस तरीके से करा है कि वहाँ पे रेल कनेक्टिविटी भी है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी भी है, वहाँ पे हेलीपैड भी है। तो इस तरीके से ही इंडिया को भी करना चाहिए। तो ये एक मेन रीज़न है कि पैच जो है वो पैच रह जाता है, जो कि अनकनेक्टेड रहता है। तो इंडिया में रिस्पॉन्स टाइम जो होता है आर्म फोर्सेस का, मोबिलाइजेशन भी नहीं हो पाती है और रिस्पॉन्स टाइम भी डिले हो जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट इसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट। बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्योंकि बाउंड्रीज अब तक अनसेटल्ड ही चल रही है। तो सबसे पहला तो उसमें सरक्रिक लाइन के ऊपर आ गया। अच्छा, इसको हम कोस्टल सिक्योरिटी में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, बट शॉर्ट में कोस्टल सिक्योरिटी में से देखेंगे। एलओसी पे अपने अलग डिस्प्यूट है, एलएसी पे अपना है, और एक काला पान, ये रिसेंट का डिस्प्यूट है, आप लिख सकते हो इसमें, आई गेस 2019 या 20 का है, काला पानी रीजन का, लिम्पुदारा और ये सब पूरा। अगर किसी को मेंशन करना हो रिसेंट से, मतलब एज एन एग्जांपल आप कोट कर सकते हो इसको, भी बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा। एलएसी पे गलवान वैली क्लैश सबको पता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। बॉर्डर स्क्रिमिशेस की पॉइंट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर स्क्रिमिशेस में हमने गलवान वैली का लिखा है, आप डोकलाम स्टैंड ऑफ भी लिख सकते हो, और आए दिन एलओसी पे हम विटनेस करते हैं। पर उससे अच्छा है ये दो मेंशन करो, बॉर्डर स्क्रिमिशेस में ये दो अच्छे पॉइंट है। फिर है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, ये भी बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, बॉर्डर स्क्रिमिशेस होती है। आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इशू लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन एंड एस्केलेशन ऑफ वॉर और फ्रीक्वेंट स्क्रिमिशेस। अगर आपको मेंशन करना हो ना एक लाइन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है,
अगर आपको एक लाइन में मेंशन करना हो तो बस आप ये लिख दो अनसेटल्ड टेरिटोरियल डिस्प्यूट, और उसमें 2-3 एग्जांपल दे दो, जैसे एलओसी का दे दो या गलवान वैली क्लैश का बॉर्डर स्क्रिमिशेस मेंशन कर दो। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन होता है। जैसे बॉर्डर स्क्रिमिशेस हुए थे तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई थी, इंडिया और पाकिस्तान के कनेक्शंस वीक हो गए थे। तो ये एक पॉइंट, जैसे उरी अटैक हुआ था, बॉर्डर स्क्रिमिशेस हुआ, उसके बाद डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, ये फ्लो में चलती है। और प्रोबेबिलिटी होती है एस्केलेशन ऑफ वॉर की। नेक्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स। सबसे पहले तो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, उड़ी पिक्चर में उन्होंने बताया था कि अंडरग्राउंड टनल का यूज़ करते हैं। तो अच्छी चीज़ें आप ले सकते हो मूवीज़ से, आपको याद रखनी है। तो एक तो ये हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट करता है इसे। इन्फिल्ट्रेशन जब भी होगा, जो भी हमारे बॉर्डर स्टेट है उसमें इंस्टेबिलिटी लाने के लिए होगा, या फिर एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा करने के लिए होगा। इन्फिल्ट्रेशन के यही 2 मेन एम होते हैं। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, दूसरा इंस्टेबिलिटी लाते हैं बॉर्डर स्टेट में। फिर एक डेटा दे रखा है, अगर आपको इससे रीसेंट कोई डेटा मिल जाए तो आप वो भी कोड कर सकते हो। अभी जो डेटा अवेलेबल था मैंने वो डाला है। मेरे ख्याल से द हिंदू में कुछ टाइम पहले आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। जो भी उसमें डेटा था आप उसमें अगर आपको लग रहा है आप वो डाल सकते हो, वरना इजी डेटा है ये। 200 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए हैं अक्रॉस दी एलओसी। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर है सेकंड पॉइंट, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का, इलीगल आर्म्स एंड एमिनेशंस का। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है, इसमें मेंशन नहीं है शायद, इसमें आप लिख लो ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। ये भी एक थर्ड पॉइंट है। इसके रिलेटेड एक फेक करेंसी का आप डेटा लिख सकते हो। फेक करेंसी की एक तरीके से पंपिंग हो रही थी इंडिया में, तो उसको इकोनॉमिक टेररिज्म बोलते हैं, कि फेक करेंसी इतनी ज़्यादा हो गई थी मार्केट में कि हम इकोनॉमिक टेररिज्म बोल रहे हैं उसे। फिर 2020 से रिलेटेड एक डाटा है कि एनआईए ने सीज करा था 21 करोड़ वर्थ टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब जितनी भी इकोनॉमिक टेररिज्म जो भी है उससे रिलेटेड आप एक डाटा लिख सकते हो 2020 का। एनआईए ने जो सीज करा था 21 लाख करोड़ की फेक करेंसी, वो किसको फ्यूल कर रही थी, वो आपके टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फ्यूल कर रही थी। तो ये एक अच्छा डेटा आप लिख सकते हो, और बहुत ही ईजी है लिंकेज में। 2020 में एनआईए ने सीज करा दिस मच अमाउंट ऑफ फेक करेंसी एंड दिस इज फ्यूलिंग द इकोनॉमिक टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। फिर इंडिया की लोकेशन ऐसी है, जोग्राफिकल लोकेशन, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के अंदर आती है, तो ये आपको मेंशन करना था। ट्रायंगल और क्रिसेंट ये दोनों ही कंट्री हॉट, ये मतलब 3 कंट्रीज में आती है और 3 इसमें आती है। तो ये तीनों ही कंट्री बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो इससे रिलेटेड एक डेटा है, पीआईबी डेटा है 2023 का, कि ड्रोन जो आर्म स्मगलिंग के लिए यूज़ हुए हैं उससे रिलेटेड डेटा है। 30 इंसिडेंट विटनेस किए गए हैं। इससे रिलेटेड आई थिंक एनआईए का भी डेटा है, आप चेक करना अगर न्यूज़पेपर में आपको मिलता है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एनआईए का डेटा है इससे रिलेटेड, ड्रग से और आर्म्स एंड एमिनेशन स्मगलिंग से, तो आप वो भी कोट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। पर जितना भी आपको, जो भी पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, जितने भी करने हैं, कोशिश करो सबके साथ कुछ हो, आपके पास डेटा हो या एग्जाम्पल हो, ऐसे प्लेन खाली लिख के कुछ नहीं होगा। देन फोर्थ इज इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। देखो, वन बॉर्डर वन फोर्स, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है। पैरामिलिट्री एमएचए, आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो इन दोनों का जो इंटर कोऑर्डिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा कई बार पैरेलल चलता है। और जब 2 चीज़ पैरेलल चलेगी तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक नहीं हो पा रहा है। हमें ये चीज़ करनी है।
पैरेलल रनिंग नहीं करनी खाली। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कम्युनिकेशन गैप होता है। अच्छा, इसमें आप खाली पैरामिलिट्री ही नहीं, आप इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी भी लिख सकते हो। इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री सब में कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है ताकि आपका कम्युनिकेशन गैप आप कम से कम रखो। जितना क्लोज कर सको उतना बेटर है आपके लिए। डिफरेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है कि हमने बताया है, MHA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। MHA का सिस्टम एकदम अलग चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एकदम अलग चलता है। तो कोई भी रिस्पॉन्स टाइम होगा तो एक स्टैंडर्ड SOP होना चाहिए आपके पास कि पैरामिलिट्री अगर है तो पैरामिलिट्री कैसे रिएक्ट करेगी, अगर आर्म फोर्सेस है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। आपस में कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए ताकि मिसकम्युनिकेशन को हम काउंटर कर सकें। जैसे 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक। अच्छा, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। ये एक केस स्टडी है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को लेके। जैसे सबसे पहला रिस्पॉन्डर इस अटैक में पंजाब पुलिस थी, तो यहाँ पे पुलिस, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी। हमें इस अटैक के बाद पता चला कितना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस थी, उनके पास, पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर होती है। काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी इज नॉट, दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन फॉर द काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी। मिलिट्री है उसके लिए। उसके बाद जब डिप्लॉयमेंट हुआ NSG का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लूप होल था कि इंटेल नहीं थी। जो इंटेल थी या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ हो सकता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो दिस इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ध्यान, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें से जो मेन चीज़ थी वो मिस हो गई या मिस कम्युनिकेशन हुआ। तो ये एक सबसे अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो इंटरजेंसी कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट वी हैज लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल यूज। देखो, आज के टाइम पे इट्स वेरी नेसेसरी कि बॉर्डर मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनुअल पेट्रोलिंग, उसमें हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करना होगा। मैनुअल पेट्रोलिंग के अलावा, एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सिक्योरिटी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड। आप हर जगह पे मैनुअल पेट्रोलिंग तो नहीं कर सकते ना। जहाँ पे वाटर बॉर्डर है आप वहाँ पे मैनुअल पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। हिमालयन बैरियर है वहाँ पे भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे यू डिप्लॉय योर टेक्नोलॉजी। बहुत सारी है हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे राइसेट है, आई थिंक 2B है। इसके अलावा CIBMS प्रोजेक्ट है, ये हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, अभी इसे नहीं देखते, अभी इसको देखते हैं इशू क्या है इससे रिलेटेड। लिमिटेड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि सेंसिंग कैमरा नहीं है, थर्मल सेंसिंग कैमरा, हीट सेंसिंग कैमरा, इंफ्रारेड सेंसिंग कैमरा, ये सब नहीं है। रडार सिस्टम, लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम अक्रॉस द वेरियस बॉर्डर। ये कुछ चीज़ है जो हम एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर रहे हैं। जब भी आप लिखो ना, खाली मैंने बहुत पेपर चेक करे, उसमें लिखा होता है लिमिटेड और अप नॉट अप टू द मार्क यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और बस ये लाइन लिखी होती है इतनी सी। उसके आगे भी तो हमें बताना है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम सर्विलेंस की बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। वो छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दो, एक एक वर्ड्स में ही तो लिखा हुआ है, और अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। अब MHA का डाटा है कि सिर्फ 25 to 30% इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी रियल टाइम डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे काम करती है। 25 to 30% तो 50% से भी कम है, बहुत कम डेटा है ये तो हमें कम से कम एटलीस्ट रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग तो कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद फंड्स नहीं है इसमें। फंड्स में आप ये भी लिख सकते हो टेक्नोलॉजी के जो फंड्स, आई थिंक 15 to 20% ऑफ डिफेंस बजट गोज टू, हाँ, अगर टोटल बजट में से शायद 15 to 20% ही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में यूज़ होता है। तो ये आप डेटा मेंशन कर सकते हो। और डिफेंस का बजट अपने आप में बहुत कम है, बजट है समवेयर अराउंड 1.5% to 2%, और बहुत टाइम से डिमांड है कि उसे 3% तक होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जैसे USA है जो सुपर पावर है, उसका 3% के आसपास है। चाइना का भी 2% के आसपास है, बट उसका 2% क्योंकि उसकी इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा है, तो बड़े साइज़ की इकॉनमी का 2% इंडिया से ज़्यादा ही है, तो इसलिए ये एक चीज़ है। ये कुछ 5 पॉइंट्स है
जिसमें आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं, जो भी इशू है बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, ये मिसलेनियस फैक्टर्स में से आते हैं। अदर सीएपीएफ, जैसे ये हम वैकेंसी सीएपीएफ की मेंशन करने वाले हैं, ये सब ये बाकी फैक्टर्स में से आते हैं कि बाकी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हम और मेंशन कर सकते हैं। जैसे सीएपीएफ में वैकेंसी बहुत हाई है, अनफुलफिल्ड पोजीशन है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर रिजाइनिंग, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग ढंग से नहीं होती है, नंबर ऑफ पीपल डूइंग सुसाइड वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन आर्म फोर्सेज इज एक्चुअल थिंग, तो उस पर भी एक बार टॉपिक देखेंगे हम उसको भी। फिर ट्रेडिशनल मूवमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जितनी भी ट्राइब्स रहते हैं वो फ्री एक्सेस है उन्हें, बिकॉज दे शेयर कल्चरल एथनिसिटी, तो म्यांमार में ट्रैवल करते हैं। तो इंडिया इसके लिए फ्री मूवमेंट रिजाइम भी लेकर आया था, अगर आप लोगों को याद हो। फ्री मूवमेंट रिजाइम एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम निकाला था, फ्री मूवमेंट रिजाइम, ताकि जो यहाँ पे कम्युनिटी है जो इंडिया में रह रही है और वो म्यांमार में ट्रैवल कर रही है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, सेम एथनिसिटी सेम कल्चर फॉलो करते हैं, इसलिए वो दे ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर। उन्हें एज अ नेशन स्टेट, एज अ कॉन्सेप्ट से ये बाउंड्री से मतलब नहीं है। तो उनके लिए एक रिजाइम आई थी, फ्री मूवमेंट रिजाइम, तो 16 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बनाया ऑन द बोथ साइड ऑफ बॉर्डर। आप इसमें ये स्ट्रेच है जहाँ पे नो फ्री मूवमेंट आपकी अलाउड है 16 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में। तो ये इसके लिए ही आया था ट्रेडिशनल मूवमेंट, ताकि इनकी हैम्पर ना हो। क्योंकि जब आप दो कंट्रीज़ के बॉर्डर डिवाइड कर देते हो तो जो वहाँ की एथनिक प्रॉब्लम होती जैसे कम्युनिटीज़ होती है ना, कुछ कम्युनिटी यहाँ रहेगी कुछ यहाँ रहेगी, वो अपने टाइज नहीं ख़त्म कर पाती, कल्चरल सेम होता है, एथनिसिटी सेम होती है, सो दे ट्रैवल। तो ये एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम काउंट होती है नेशन स्टेट के लिए। तो इसके लिए इंडिया फ्री मूवमेंट रिजाइम लेकर आया, और दिस इज़ वेरी रीसेंट, आई थिंक 2015 या 16 का है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इनस्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्रीज लीडिंग टू रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जैसे जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है, मिलिट्री कूप हुआ बांग्लादेश में, ऐसा ही म्यांमार में। जैसे बांग्लादेश में इट्स नॉट मिलिट्री कूप, इट्स एक्चुअली पॉलिटिकल शिफ्ट, इट्स नॉट मिलिट्री कूप। म्यांमार में, अफगानिस्तान में, ऐसे ही नेपाल में पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था। तो इसकी वजह से रिफ्यूजी प्रॉब्लम आती है। तो रिफ्यूजी एमएचए के हिसाब से, जैसे एमएचए का डेटा था रोहिंग्यास को लेके, दे आर द कंसर्न रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप कोट कर सकते हो, ये अदर फैक्टर्स में आ सकती है आपके। नाउ लेट्स सी कि सॉल्यूशन क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है, जब हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, जब हमने सबसे पहला पॉइंट बात करी है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप सबसे पहले, हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप बॉर्डर पे ही ध्यान दो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, ये सबसे पहला आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। डेवलपिंग ऑल वेदर रोड्स एंड कनेक्टिविटी, जैसे न्योमा एयरफील्ड, दौलत बेग ओल्डी रोड, गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था, मतलब जो ट्रिगर पॉइंट था, चाइना वांटेड कि जो आप ये रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये आप हॉल्ट करो, क्योंकि ये चाइना के क्योंकि ये एलएसी से आई थिंक बहुत पास था, शायद इट्स वेरी नियर टू द एलएसी, बट इंडिया स्टैंड बाय द नेशन इंडिपेंडेंस, तो उसने मना कर दिया। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था रिसेंट क्लैश के लिए, गलवान वैली क्लैश के लिए। इसमें आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो, दौलत बेग ओल्डी रोड, दिस इज दौलत बेग ओल्डी रोड। अगर मैपिंग के लिए आ जाए तो याद रखना श्योक रिवर के, ये रही श्योक रिवर के, इट्स इन ईस्ट, इस तरीके से याद रखना, तभी तो बहुत और भी ज़्यादा पास है चाइना के। और इसमें से ही एक ऑफशूट रोड है जो जा रही है गलवान, तो दैट्स हाउ चाइना इज गेटिंग ट्रिगर्ड। क्रिएशन ऑफ मोर फंक्शनल बॉर्डर आउटपोस्ट इन चेक पॉइंट्स, जितने ज़्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट, जैसे
डेटा मैंने मेंशन नहीं करा इसमें, बट आप लिख सकते हो नेपाल एंड बांग्लादेश। जो वहाँ पे बॉर्डर आउटपोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बुरे कंडीशन में है वहाँ पे। तो ऑल वेदर, हमें अगर हम बात कर रहे हैं ऑल वेदर की, तो वो ऐसे होने चाहिए कि हाँ उसमें आपके आर्म फोर्सेस और मिलिट्री पर्सनल एटलीस्ट वहाँ रुक तो सके। तो ये एक मेन कंसर्न है। फिर ये कुछ प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं। ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है और इट्स अ मेन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना है अगर कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक आता है तो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है एक और मेन थिंग। और इसके अलावा जो कोई भी रिसेंट नई स्कीम आएगी या आपको लगता है कि कोई नया प्रोग्राम और लॉन्च हुआ है, तो आप वहाँ पे वो मेंशन करो, अपने नोट्स में लिख के छोड़ दो, उसका नाम लिखो। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लिखा हुआ है कि इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बॉर्डर विलेजेस। बस आपको पता होना चाहिए सोशियो, ये इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना ध्यान रखो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बॉर्डर विलेजेस। बस बस आप एक वर्ड भी, बस एक वर्ड याद कर लो, बाकी एग्जाम में खुद लिख देना अगर नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो रहे हो तो। और ये स्टार्ट भी नॉर्थन बॉर्डर में है। दिस प्रोग्राम इज फॉर नॉर्थन बॉर्डर। तो ये एक पॉइंट है। फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना, टू एड्रेस डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ बॉर्डर एरिया। ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिटी को भी। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इस पर अच्छे से फोकस करता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट का फायदा होता है, दे विल एक्ट एज योर आई एन ईयर, आपकी आंख और कान बन के काम करेंगे वो। इसलिए बोला जाता है बॉर्डर एरिया की कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से आप इन्फिल्ट्रेटर्स को या रिफ्यूजी को बता सकते हो। कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी जो आपको लगता है कि शायद हाँ ये स्किप हो सकती है, अगर आप वो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी को पास करते हो तो उनके लिए क्या पता वो कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, काम की हो। तो इसलिए बोला जाता है कि बॉर्डर एरिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती है उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज करी जाए। नेक्स्ट इज इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है CIM-BMS। ये प्रोजेक्ट या तो आप इसको याद कर लो इस पूरे को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा लिखना है। जैसे BADAP का बात करी थी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को बॉर्डर से या इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक कर रहे हो तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो। इसमें 3 चीज़ आती है, स्मार्ट फेंसिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर सर्विलियंस। बॉर्डर सर्विलेंस में आप लिख सकते हो थर्मल सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, रडार्स एंड CCTV तो हाँ पर हाँ ये है ऑल वेदर रडार्स। फिर बोल्ड QIT प्रोजेक्ट, इसका एक पैच इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर सर्विलेंस का हमने बता ही दिया है। फिर है रियल टाइम मॉनिटरिंग, इससे रिलेटेड जो डेटा था वो याद है पिछले स्लाइड में हमने करा था इशू में 25 to 30% ही रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, इतना ही डेटा है हम पे। बस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स होने चाहिए। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो आयरन डोम। मॉडर्नाइजेशन में अगर बात करी जाए आर्म फोर्सेस की तो आप लिख सकते हो आयरन डोम। आयरन डोम का एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली कहाँ देखा है, अगर किसी को याद हो तो इजराइल में, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर में अभी। सेकेंड इज काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में, हमने बताया था मणिपुर में काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई है टू फाइट ऑफ दी ड्रोन्स, जो कि आई थिंक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दे आर यूजिंग ड्रोन्स। आर्म फोर्सेस की जितनी भी प्लेसेस है उनको अटैक करने के लिए दे आर यूजिंग इट। IED ब्लास्ट ड्रोन के थ्रू ड्रॉप हो रहे हैं। थर्ड इज यूज ऑफ सैटेलाइट, GSAT-7 कम्युनिकेशन के लिए है और EMISAT इंटरसेप्शन के लिए, और राइससेट भी है इसमें।
इसमें मेंशन नहीं है, आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें चलिए इतनी काफ़ी है, कंफ्यूजन ही हो जाएगी। ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें आप और भी कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आप वो भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपकी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये सब होनी चाहिए, उससे रिलेटेड है। इक्विपिंग देम विद मॉडर्न वेपन्स, it's not, war is not just about the old technology, now it has become the use of modern weapon, use of AI, cyber security and all those things. मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमने इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बाद में, हो सकता है आ जाए। देयर हैज़ बीन अ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सुसाइड इन द आर्म फोर्सेस, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ये, वाई देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस कैपेबिलिटीज। इंटेलिजेंस गैदरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है हमें। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है वन सेक्टर वन फोर्स अप्रोच, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे वन बॉर्डर वन फोर्स, पर अब हम कह रहे हैं वन सेक्टर वन फोर्स। सपोज नॉर्थन सेक्टर है, अब नॉर्थ में पाकिस्तान, चाइना, जितने भी बॉर्डर है एक फोर्स हैंडल करे, वेस्ट में एक फोर्स हैंडल करे, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में, ताकि अक्रॉस द लाइन कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कम्युनिकेशन गैप ना हो और एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर हो। नेक्स्ट अप वी हैव रैपिड रिएक्शन टीम का एस्टैब्लिश करा जाए, इस तरीके से कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उनका फ्रीक्वेंटली विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स उनका मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो सके। देन वी हैव, मैंने आपको बताया था उसमें भी जॉइंट एसओपीज होने चाहिए। अगर बहुत सारी एजेंसी है, एमएचए है, एमओडी है, अलग अलग है ना, तो एक जॉइंट एसओपी होना चाहिए कि इन केस ऑफ पैनिक सिचुएशन या हमें क्या क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हैं, इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, इतना मोबिलाइजेशन इधर से होगा, इतना मोबिलाइजेशन इधर से होगा, इस तरीके से प्रिपेयरनेस करनी है। वो पूरा एक जॉइंट एसओपी आपका रेडी रहना चाहिए और उसको रिव्यू करना है हर 3 महीने बाद, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी चीज़ की उसमें नई ज़रूरत हो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई हो, वो ऐड करनी हो, तो इस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। देन वी हैव लेजिस्लेटिव एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। डिफेंस बजट को इंक्रीज करने की बात करी गई थी, अभी डिफेंस बजट 1.5 से 2% के बीच में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं, इसको 3% बढ़ाना है। फायर प्रिवेंशन अप्रोच होनी चाहिए फायर फाइटिंग के अगेंस्ट, अभी हमारी अप्रोच फायर फाइटिंग की है, अप्रोच होनी चाहिए प्रिवेंशन की। आग लगने ही नहीं देनी है, आग लगने के बाद नहीं फाइट करनी है, बेसिकली ये मतलब है। डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, ये बांग्लादेश का एग्जांपल है। 2015 में इंडिया ने और बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन करा था। जो एनक्लेव्स थे वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, वो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो उसमें से मैक्सिमम एनक्लेव इट मीन्स टू बांग्लादेश और कुछ इंडिया के पार्ट आए थे। तो जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स है, जैसे सर क्रीक लाइन का डिस्प्यूट पेंडिंग है, क्योंकि इंडिया अपनी एक अलग डेफिनेशन लेके चल रहा है, पाकिस्तान अपनी एक अलग डेफिनेशन लेके चल रहा है, तो इस तरीके से जितने भी डिस्प्यूट है वो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन से सॉल्व होने चाहिए। जैसे काला पानी डिस्प्यूट है नेपाल के साथ, ये छोटे छोटे जो भी डिस्प्यूट है ये डिप्लोमेटिक चैनल ओपन रखने चाहिए ताकि आपके बैक हैंड से डिस्प्यूट रिजॉल्व होते रहे। लास्ट इज बायलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस, इसमें मालाबार है। ओके, ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन है। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द मालाबार एक्सरसाइज, कौन कौन सी कंट्री इस मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है वो आपको बतानी है, ये पेपर 1 का है आपका। और फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुई थी वो भी मेंशन करनी है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये इशू भी है, सॉल्यूशन भी है,
इसी तरीके से आपको अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। ये तो अगर आपको लग रहा है ये नोट्स भी बड़े हैं तो आप पॉइंट में लिख लो, डिफेंस बजट इंक्रीज, बस इतना इतना लिख दो। अगर आपको लग रहा है ये पॉइंट्स भी बड़े, ये भी काफ़ी बड़े नोट्स है, ताकि आपके पास एटलीस्ट इतनी स्पेस रहे आपके पेज में कि कोई भी करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो और आपको कोई डेटा लिखा, रेलेवेंट डेटा, मतलब ऐसा नहीं डेटा तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर वो डेटा रेलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से, या वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी का होना चाहिए। ऐसा फ्री सर्वे डेटा वो कम यूज़ होता है, बट आप मेंशन कर सकते हो, जैसे किसी अथॉरिटी का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो डेटा मिले तो आप उसमें मेंशन करो। इसलिए हमेशा अपने नोट्स में स्पेस छोड़ो, आधी मतलब 1/4 स्पेस छोड़ो, या फिर आप एक काम करो, नहीं स्पेस हो रही है तो स्टिकी नोट्स लगाते जाओ। दैट्स हाउ यू मेक योर नोट्स। इसके अलावा जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था साइबर अटैक को लेके, अभी इसमें कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, कंट्रीज लिख लेते हैं हम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। दीज 3 आर द मेन कंट्रीज जिनके प्रोबेबली शायद हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ इंडिया के कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी के एज सच इशू नहीं है, पर हाँ पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद अफगानिस्तान में इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो हम इन चारों कंट्रीज़ को डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे। इससे पहले हम नेक्स्ट क्लास में हम कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास इतना मैटर होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट कर सको। और जो बॉर्डर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये आपको अटेम्प्ट करना है। बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ये जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं ना क्वेश्चन, 300 वर्ड्स में लिखिए, बस इतने में लिखिए कि आपका पूरा जितना भी मैटर है आपके पास वो ऐसा ना लगे खिचड़ी बना दी है। रेलेवेंट पॉइंट जो जितना आपको लगे ना इसमें आ रहा है उतना ही मेंशन करिए। आपको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो आपको वो ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इसे करिए। एट द एंड ऑफ द वीक विल डिस्कस कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं विल ट्राई टू डिस्कस देम ऑल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।